नमस्कार, सिमरदा क्लासेस किस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीआरपीसी को कंटिन्यू करते हुए धारा 53 ए तक अपना हो गया था। आज 54 से शुरू करेंगे, धारा 54 से। गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है, मान लो ये एक्स व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार कर दिया पुलिस ने। इस एक्स व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया है। ये गिरफ्तार व्यक्ति है। अब इसका कौन करेगा? इसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो मेडिकल ऑफिसर है, जो चिकित्सा अधिकारी है, वो क्या करेगा? इसका एग्जामिन करेगा, यानी इसका परीक्षण करेगा। परीक्षण का मतलब वही है, जांच करेगा इसकी शरीर की, इसके कहाँ क्या है, इसके शरीर पर क्या है, कोई चोटों के निशान है क्या, या और कुछ खरोंच है, कोई जो भी चीज इसके शरीर पर पाई जाएगी, चाहे वो नशे से संबंधित हो, किसी प्रकार की, सारी की सारी जांच कौन करेगा? ये मेडिकल ऑफिसर करेगा। क्या कहता है धारा 54? ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, मान लो एक्स को गिरफ्तार कर लिया, तो केंद्रीय या राज्य सरकार, अगर मामला केंद्रीय सरकार का है तो केंद्रीय सरकार के अधीन, अगर मामला राज्य सरकार के से संबंधित है तो राज्य सरकार के अधीन। चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षित किया जाएगा, यानी इसका टेस्ट किया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी। और चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कौन करेगा? रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तारी के शीघ्र पश्चात परीक्षण किया जाएगा। अगर ऐसा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई चिकित्सा अधिकारी है, वो क्या करेगा? ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति का परीक्षण करेगा, टेस्ट करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, कौन सा? मान लो सीधा सीधा हम ये कहें कि सरकारी डॉक्टर अगर उपलब्ध नहीं है, तो फिर क्या होगा? किसके द्वारा किया जाएगा? अगर सरकारी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि केंद्रीय या राज्य सरकार के अधीन है, तब तो सरकारी हो गया। फिर अगर ये उपलब्ध नहीं है, तो फिर कौन करेगा? फिर कोई भी डॉक्टर जो क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसका भारतीय चिकित्सा जो जो क्या कहेंगे उसको, भारतीय चिकित्सा परिषद है क्या, तो उसके अंतर्गत उसका वो होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकृत कोई भी चिकित्सा जो व्यवसायी है, उसके द्वारा भी इसका परीक्षण किया जा सकता है। कब किया जाएगा? जब ऐसा डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा तो किया जाएगा। परंतु जहां गिरफ्तार व्यक्ति महिला हो, अगर ऐसा एक्स की जगह, ये तो मान लो पुरुष है, अगर महिला है तो फिर क्या होगा? अगर कोई महिला है ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति, तो फिर क्या होगा? तो अगर जहां कहीं भी ऐसी महिला गिरफ्तार व्यक्ति है, तो वहां उसका शरीर का परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? महिला चिकित्सक के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? महिला चिकित्सक के द्वारा, या महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। महिला चिकित्सा अधिकारी खुद भी कर सकती है, इसके सुपरविजन में अधीन कोई, इसके कंट्रोल में अगर कोई नीचे कोई काम कर रहा है, तो उसके द्वारा भी ये अपने दिशा निर्देशों के अनुसार उसका परीक्षण करवा सकती है। महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा या महिला चिकित्सा अधिकारी के अधीक्षण अधीन और महिला चिकित्सक अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में महिला रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाएगा। अगर ये उपलब्ध नहीं है, तो फिर जो भी महिला रजिस्ट्री कर कोई भी चिकित्सा अधिकारी होगी, उसके द्वारा उसका परीक्षण किया जा सकता है। सबसे पहले तो प्रायोरिटी देना सरकारी को। सरकारी वाले नहीं मिलेंगे तो फिर प्राइवेट डॉक्टर हो सकता है, पर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए चिकित्सा अधिनियम के तहत, या चिकित्सा जो काउंसिल बनी हुई है उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका वो क्या कर सकता है? इसकी जगह एग्जामिन कर सकता है। दूसरा 54(2) ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति का परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा, या तो गिरफ्तारी व्यक्ति का जो परीक्षण करेगा, मान लो ये चिकित्सा अधिकारी करे, या अगर महिला तो ये महिला करे। अगर ये नहीं है तो फिर इनकी जगह कोई भी रजिस्ट्री कर चिकित्सा अधिकारी करता है। महिला उपलब्ध नहीं है तो कोई भी महिला रजिस्ट्री कर चिकित्सा अधिकारी अगर परीक्षण कर रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे, परीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद क्या करेंगे? एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, प्रतिवेदन तैयार करेंगे, जिसको अभिलेख भी कहते हैं। एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। और इस रिपोर्ट में वो सारी चीजें लिखेंगे जो उनको, उसके शरीर पर अगर चोटें पाई जाती है, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर अगर कोई चोट का निशान, खरोंच का निशान, या कोई भी निशान, कोई भी इंजरी
अगर पाई जाती है तो उन सब का क्या किया जाएगा, उल्लेख किया जाएगा, किसमें, ऐसी रिपोर्ट के अंतर्गत। ठीक है। और उसको ऐसी चोट कितने साइज की है, किस हिंसा से हुई है, कैसा उसका चिन्ह है, वो सारी बातें यहाँ उस पर दर्ज की जाएगी। और 54(3) में, 54(3) में ये कहा गया है कि जहां उपधारा 1 के दिन उसका परीक्षण किया जाता है, उसकी एक अभिलेख की एक प्रति किसको दी जाएगी, चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, जैसी भी स्थितियों गिरफ्तार व्यक्ति को या गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट जो भी है उस व्यक्ति को दी जाएगी। यानी इसकी एक प्रति किसको दी जाएगी, ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को दी जाएगी। जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा डॉक्टर, उसकी एक कॉपी उसको देगा, गिरफ्तार व्यक्ति को देगा। या गिरफ्तार व्यक्ति ने ये कह दिया कि मेरी इंजरी रिपोर्ट या मेरी ये जो मेडिकल रिपोर्ट है वो किसी वाई नामक व्यक्ति को दे दो, तो जिसको गिरफ्तार व्यक्ति नाम निर्दिष्ट करेगा उस व्यक्ति को ऐसी रिपोर्ट तुरंत दे दी जाएगी। ठीक है। भाई गिरफ्तारी व्यक्ति है उसका परीक्षण करेगा सरकारी डॉक्टर करेगा, सरकारी डॉक्टर नहीं है तो कोई प्राइवेट डॉक्टर करेगा, पर प्राइवेट डॉक्टर कौन होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो होना चाहिए। अगर महिला है तो महिला सरकारी डॉक्टर होगी, महिला सरकारी डॉक्टर नहीं है तो उसकी जगह कोई भी प्राइवेट महिला हो सकती है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो उसकी जांच करेगी, जांच की 54(2) में रिपोर्ट तैयार की जाएगी, रिपोर्ट में सारी बातें लिखी जाएगी। और जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो फिर इसकी 54(3) के तहत इस गिरफ्तार व्यक्ति को एक रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी, सर्टिफाइड प्रमाणित कॉपी दी जाएगी। अगर ये खुद नहीं लेता, ये कहता है कि मेरी कॉपी किसी वाई नामक व्यक्ति को दे दो, तो जिसका नाम बताएगा उसी को वो कॉपी दे दी जाएगी। ठीक है। 54(3) के तहत बस ये क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाना है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया उसको चिकित्सा अधिकारी के द्वारा परीक्षण उसका किया जाएगा, एग्जामिन उसका किया जाएगा। 53 में अपन ने देखा कि पुलिस अधिकारी रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर से कि आप उसका परीक्षण करो, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, यहाँ जैसे ही गिरफ्तार होगा उस व्यक्ति को मेडिकल रिपोर्ट के लिए लेके जाया जाएगा और जाते ही डॉक्टर उसका मेडिकल मुआयना करेगा, जिसको मेडिकल मुआयना या मेडिकल रिपोर्ट जो भी कहें आप कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सेक्शन 54 में बताया गया। 54(a) क्या कहता है, 54(a) कहता है गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान। सेक्शन 54 के गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान, जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया ना उसकी पहचान को लेकर बात की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान, सेक्शन 54(a), जहां किसी व्यक्ति को अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, कोई भी अपराध करने के आरोप में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो, या और ऐसे अपराध के अन्वेषण के उद्देश्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से उसकी पहचान कराना आवश्यक निश्चित हो। फिर कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर लिया, उस पर कोई आरोप लगा है किसी अपराध का, तो और उसका ये है कि भाई इस व्यक्ति की पहचान करवाई जाए किसी अन्य व्यक्ति से जो वहां मौके पर थे, या इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से भी कई बार करवाते हैं ना, जो पहचान करवाते हैं कि भाई ये व्यक्ति वही है क्या जो घटनास्थल पर था या जिसने वारदात को अंजाम दिया, उस व्यक्ति की पहचान को लेके है। और ऐसे अपराध के अन्वेषण के उद्देश्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से उसकी पहचान कराना आवश्यक निश्चित हो तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के आवेदन पर कौन करेगा, ऐसी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करवानी है तो ये पुलिस अधिकारी रिक्वेस्ट करेगा, आवेदन करेगा, पुलिस अधिकारी के आवेदन पर, पुलिस अधिकारी के आवेदन पर क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं के पहचान के विषय में न्यायालय उपयुक्त समझे ऐसी रीति से करवाने का निर्देश दे सकता है। ये पुलिस अधिकारी किसको रिक्वेस्ट करेगा, ये आवेदन देगा, किसको देगा, जो भी उसका क्षेत्राधिकार रखने वाला कोर्ट है उसको ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इस व्यक्ति की पहचान करवानी है, तो कोर्ट क्या करेगी, आदेश देगी उसकी पहचान करवाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को जो भी वहां था या उस एरिया से संबंधित जो भी लोग हैं, ताकि उसकी पहचान कर सके। जैसा कोर्ट निर्देश देगी उसी तरीके से क्या की जाएगी, उसकी पहचान सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। परंतु प्रोविजो दिया है कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, अगर कोई गिरफ्तार व्यक्ति है और उसकी पहचान करने वाला, शनाख्त का मतलब होता है पहचान करना। सेक्शन एविडेंस में आपने देखा होगा सेक्शन 9
पहचान की बात वहां की, ये शिनाख्त परेड जिसको कहते हैं, वही बात यहाँ सेक्शन 54A में बताई गई है कि गिरफ्तार व्यक्ति की अगर पहचान करवानी हो तो कैसे होगी। तो पुलिस अधिकारी आवेदन करेगा, कोर्ट को करेगा, कोर्ट जैसा ठीक समझे वैसा निर्देश देगी और उसी अनुसार उसकी शिनाख्त परेड करवाई जाएगी, उसकी शिनाख्त करवाई जाएगी, उसकी पहचान करवाई जाएगी। लेकिन जहां अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, जो व्यक्ति पहचान कर रहा है अगर वो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर है, निशक्त है, असमर्थ है, तो फिर क्या होगा? तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुपरविजन के अधीन, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो। भाई जहां पहचान करने वाला व्यक्ति ऐसा है जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्या है, असमर्थ है, तब फिर वो पहचान करेगा कैसे? फिर मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में की जाएगी, यानी मजिस्ट्रेट वहां आएगा, मजिस्ट्रेट के निगरानी के अंदर उस व्यक्ति के साथ उसकी पहचान उसी तरीके से की जाएगी जैसा सुविधाजनक लगे, जैसा सुविधाजनक लगे उसी तरीके से उसकी पहचान करवाने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। अभी शारीरिक रूप से कमजोर है, वो आ नहीं सकता, तो उसके पास लेके चले जाएंगे। पहचान करवाने के लिए जितनी सुविधा दी जा सके, जैसा सुविधाजनक हो, उसी अकॉर्डिंग क्या की जाएगी, इस शारीरिक या असमर्थ व्यक्ति से उसकी पहचान करवाने का प्रयास किया जाएगा। ये सारा काम होगा न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुपरविजन के अधीन होगा। ठीक है। एक प्रोविजो का प्रोविजो और दिया है, फिर ये कहता है कि परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। अगर ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है और ये पहचान कर रहा है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुपरविजन के अंदर पहचान कर रहा है, तब इसकी पहचान करते समय की क्या की जाएगी, एक वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, यानी इसकी वीडियो बनाई जाएगी। भाई इसने किस आधार पर कैसे इसकी पहचान की है, तो इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, ताकि उसमें सारी चीजें जो चित्रित हो जाएगी, वीडियो बन जाएगा। भाई शारीरिक व्यक्ति ने, शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ने किस प्रकार से इसको पहचाना है, उसकी सारी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी तैयार की जाएगी। सेक्शन 54A का प्रोविजो सेकंड। ठीक है। तो गिरफ्तार अगर व्यक्ति है और उसकी पहचान करनी हो तो पुलिस अधिकारी आवेदन देगा कोर्ट को, कोर्ट जैसा ठीक समझे वैसा आदेश कर देगा। भाई किस व्यक्ति से इसकी पहचान करानी है तो उसी तरीके से उसकी पहचान करवाई जाएगी। जहां ऐसा पहचान करने वाला जो पहचान कर रहा है गिरफ्तार व्यक्ति को, उसकी बात की गई है, अगर ऐसा पहचान करने वाला शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है, कमजोर है, निशक्त है, तो फिर इसकी पहचान किसके द्वारा कैसे करवाई जाएगी, फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में करवाई जाएगी, ऐसे व्यक्ति से जो शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है उससे। और ऐसा मजिस्ट्रेट के निर्देशन में होते हुए भी उसकी वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी, यानी किस तरीके से इसने इसको पहचाना है, उसकी सारी घटना की रिकॉर्डिंग है वो वीडियो फिल्म तैयार करके उस पत्रावली के साथ संलग्न कर दी जाएगी। सेक्शन 54A कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सेक्शन 54 में और 54A में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। सेक्शन 55 क्या कहता है? ये कहता है कि जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना, कब? जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को क्या करता है, नियुक्त करता है, तो क्या प्रक्रिया होगी? अपने अधीनस्थ को नियुक्त करता है तब क्या प्रक्रिया होगी? ठीक है। भाई गिरफ्तार करना है किसी को और बिना वारंट के करना है, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को नियुक्त करता है तो क्या प्रक्रिया होगी? भाई पुलिस अधिकारी को वारंट तो मिला है, किसको? वारंट तो मिला है एसएचओ को। निर्देश तो कोर्ट ने किसको दिए? वारंट के बिना है, गिरफ्तार तो करना है इसको, एसएचओ ने करना है, लेकिन ये खुद न करके क्या करता है, अपने अधीनस्थ अधिकारी को। अब इसके अधीनस्थ कौन हो गया?
इसका अधीनस्थ पुलिस अधिकारी कौन हो गया भाई एसआई हो गया, एएसआई हो गया। ये क्या है, इसके अधीनस्थ अधिकारी है। तो अगर एसएचओ अपने अधीनस्थ अधिकारियों को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त करता है तो फिर प्रोसेस क्या होगी। तो सेक्शन 55 में बताया गया है कि जब अध्याय 12 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी, अब अध्याय 12 क्या है, अध्याय 12 के अंतर्गत ये बताया गया है पुलिस को इतला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां। धारा अध्याय 12 में क्या है, पुलिस को इतला और अन्वेषण करने की शक्तियां, यानी पुलिस को सूचना देते हैं, सूचना देते हैं तो एफआईआर के लिए देते हैं। एफआईआर कहां दर्ज होती है, सेक्शन 154 में। सेक्शन 154 में एफआईआर दर्ज होती है ना। तो एफआईआर से दर्ज होने से लेकर के पूरा इन्वेस्टिगेशन लास्ट तक जो 173(2) तक चलता है, चालान पेश करने तक, इस दौरान कोई भी प्रोसेस होगी वो जब पुलिस अधिकारी क्या करता है, अध्याय 12 के दिन इन्वेस्टिगेशन करता हुआ कोई पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी ऐसे व्यक्ति को जो वारंट के बिना विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट बिना अपनी उपस्थिति में नहीं अन्यथा गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है, तब वह उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश करते हुए लिखित आदेश उस अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिससे यह अपेक्षा है कि वह गिरफ्तारी करे और इस प्रकार अपेक्षित अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश का सार गिरफ्तारी करने के पूर्व सूचित करेगा और यदि वह व्यक्ति अपेक्षा करे तो उसे वह आदेश दिखा देगा। क्या करेगा, एसएचओ ने मान लो एसआई को या एएसआई को या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को क्या करना है, नियुक्त करना है। अगर ये खुद है तब तो खुद ही कर लेगा, अरेस्ट खुद ही कर लेगा। अगर खुद नहीं है, जहां ये उपस्थित नहीं हो और तब किसी को निर्देश देता है कि भाई मैं तो आज हूं नहीं और आप फला जगह जाना और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाना है, तो इसको क्या करेगा, ऐसे गिरफ्तार करने का निर्देश देते हुए एक आदेश लिखेगा। क्या करेगा, आदेश लिखित में देगा। क्या करेगा, लिखित में एक आदेश जारी करेगा जिसमें इसको नियुक्त करेगा इनमें से किसी पुलिस अधिकारी को कि भी आप फला जगह जाना, फला व्यक्ति के पास जाना और उसको गिरफ्तार करके लाना है, बिना वारंट के गिरफ्तार करना है। ठीक है, ऐसा आदेश ये अधिकारी जिसको भी ऐसे अपॉइंट किया है वो करके कहां जाएगा, वो जिस व्यक्ति को मान लो एक्स को गिरफ्तार करना है तो एक्स के पास जाएगा गिरफ्तार करने के लिए। एक्स को जाकर के क्या बताएगा, सार बताएगा, उस आदेश का सार बताएगा भाई हमारे को ऐसे ऐसे हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है और आप पर ये अपराध है, ये अभियोग है, आपने ये काम किया इसलिए आपको गिरफ्तार करना है। तो क्या करेगा, इसको ऐसे सार की सूचना देते हुए इसको गिरफ्तार कर देगा। अगर ये एक्स मांग कर ले कि बताओ आदेश कहाँ है आपके पास, किसको किसने आपको अपॉइंट किया, आप आदेश दिखाओ, अगर ये मांग करता है तो फिर इस आदेश की जो इनको दिया गया है उच्च अधिकारियों के द्वारा वो आदेश इसको दिखाएगा और दिखाने के बाद क्या कर देगा, इसको गिरफ्तार करेगा। ठीक है, जहां जैसी जरूरत हो उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी निर्देश दिया गया वो लिखित में दिया जाएगा, अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्ति के लिए लिखित में आदेश दिया जाएगा। ऐसा आदेश लेकर के वो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के पास जाएगा, उसको बताएगा कि आपने ये अपराध किया, आप पर ये आरोप है और हमारे अधिकारी ने जो ये निर्देश दिया कि आपको गिरफ्तार करें इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये अगर मांग करता है कि भाई दिखाओ कौन सा अधिकारी क्या आदेश दिया आपको, तो मांग करता है तो ये जो भी आदेश इनके पास है वो इस आदेश को इस अभियुक्त व्यक्ति को दिखाया जाएगा और इसको क्या करेगा, फिर बाद में गिरफ्तार कर लेगा। जब गिरफ्तार कर लेगा तो उप धारा 1 की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 41 के दिन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, अब उप धारा 1 में जो भी प्रोसेस बताई गई है इसमें जैसे सेक्शन 41 के अंदर गिरफ्तार करते हैं ना, बिना वारंट के पुलिस अधिकारी की गिरफ्तार करने की शक्तियां, जितने भी मामले बताए थे भी इन में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये जो सेक्शन 41 में बिना वारंट की गिरफ्तार करने की शक्ति है उस पर इस धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसमें जो पावर है वो भी यहाँ यूज कर सकता है।
ठीक है भाई, अगर ये आनाकानी करे, विरोध करे, तो ये बल प्रयोग कर सकता है, उतना बल प्रयोग कर सकता है जितना गिरफ्तारी के लिए आवश्यक है। तो जैसे पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करता है सेक्शन 41 में, वैसे भी यहाँ कार्रवाई कर सकता है। यानी 41 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसी अधिकारी को ऐसे नियुक्त किया गया है तब भी वो इस धारा के तहत भी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 55, कोई दिक्कत यहां तक? सेक्शन 55 ए। हाँ जी। वारंट के बिना गिरफ्तार करने के, वारंट होगा तो वारंट तो किसी पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा, वारंट तो भी आपको गिरफ्तार करना है, वो प्रोसेस अलग है, उसकी प्रोसेस अलग है। वो तो वारंट नियुक्त किया गया है, वो अधिकारी किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करता है तब उसकी प्रोसेस अलग है। यहाँ वारंट के बिना गिरफ्तार करना है किसी भी पुलिस अधिकारी को, मान लो डीएसपी है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है वारंट के बिना वाले मामलों में। तो वहां वो अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित करता है कि मैं आज आ नहीं सकता और आप जाना फला व्यक्ति पर यह आरोप है, आप उसको गिरफ्तार करके ले आना। ठीक है। अब जिस अधिकारी को नियुक्त किया है ना, भी जिसको निर्देश दिया है, तो उसको एक लिखित में आदेश जारी करेगा इस बात का कि भाई मैंने इसको अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त किया है इसलिए कि वो जाकर के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे बिना वारंट के। तो ये जो आदेश है ना, ये आदेश उस व्यक्ति को जाकर के बता देगा भाई करना तो उसने था लेकिन उसने मुझे अथॉराइज कर दिया, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। ये कहता है कि भाई आपके पास कोई आदेश है क्या? डीएसपी आएगा तब कर देगा, मुझे आपके आप नहीं कर सकते। तो फिर ये अपना आदेश है वो इसको दिखा भी देगा कि ये रहा आदेश, चल हमारे साथ चल, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखो आगे सेक्शन 55 ए, गिरफ्तार व्यक्ति का, गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य, गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ना, अब उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या की जाएगी? युक्ति युक्त सावधानी रखने का कर्तव्य होगा ऐसे पुलिस अधिकारी का जिसने इसे गिरफ्तार किया है। भी उसके स्वास्थ्य के बारे में पूरी सावधानी बरती जाएगी, उसकी सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी बरतने का कर्तव्य पुलिस अधिकारी का होता है। अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की युक्त सावधानी रखने का कर्तव्य अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का होगा। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को, मान लो एक्स है, इसको गिरफ्तार कर लिया, तो जिसकी कस्टडी में अब यह है, मान लो पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है, ये थाने के अंदर इसको बिठा रखा है, तो थाना अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि अगर ये कोई बीमार है या इसकी कोई दवाई चल रही है या इसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई चेकअप करवाना है, या अचानक से कोई दिक्कत इसके हो जाती है, तो इसका सारा मेडिकल सिस्टम जो भी है वो डॉक्टर से चेकअप करवाना, उसको इलाज करवाना, जो भी है वो सारी चीजें करवाने की इसकी सावधानी बरतने का कर्तव्य इस पर अधिरोपित किया गया है ऐसे अधिकारी पर जिसकी अभिरक्षा में ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति रखा जाता है। दूसरी बात, एक तो स्वास्थ्य को लेके पूरी सावधानी बरती जाएगी, भाई अगर बीमार है तो इसको दिखा के लाना है, इसकी कोई दिक्कत होगी तो उसको चेक करवा के लाना है, ट्रीटमेंट करवाना, सारी चीजें आप देखते हो ना कि कोई भले ही अभियुक्त क्यों ना हो पर उसको फिर भी उसके स्वास्थ्य के प्रति पूरी लाइबिलिटी इन पुलिस अधिकारियों पर डाली गई है कि वो इसकी जांच वगैरह जो भी है वो करवाए। ये कह देता है ना भी मेरे को हार्ट की दिक्कत लग रही है, मेरे को ऐसे लगता है गिरफ्तारी करने के तुरंत बाद मेरे को चक्कर आ रहा है, तो तुरंत पुलिस अधिकारी इसको लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे, इसको चेकअप करवाएंगे, जो भी रिपोर्ट जो भी करवाना है वो सारी चीजें करवाएंगे। दूसरी चीज, सुरक्षा को लेके, फिर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन पुलिस अधिकारियों की है। यानी जिसकी अभिरक्षा में है उनकी लाइबिलिटी बनती है कि उसकी सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी रखे, सावधानी के साथ इसको जिम्मेदार, सावधानी के साथ इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो इसके कर्तव्य का पालन करे। भाई कहीं ये नहीं है कि कोई और व्यक्ति इसको कस्टडी में आकर के मार दे या कोई और व्यक्ति इसको चोट पहुंचा दे या हवालात में कोई दूसरा व्यक्ति इसके साथ कोई कार्य कर दे, ऐसा नहीं। पूरी सिक्योरिटी पूरी सुरक्षा इसको उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उसकी सुरक्षा भी की जा सके। तो ये सारे लाइबिलिटी 55 ए के तहत ऐसे अधिकारी पर रखी गई है जो जिसकी कस्टडी में ये व्यक्ति रखा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 56, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। धारा 56 क्या कहती है? धारा 56 ये कहती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ना, अब उसके आगे की प्रोसीडिंग है गिरफ्तार किए गए
व्यक्ति का, किसके, मजिस्ट्रेट, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के, मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना, के समक्ष ले जाया जाना। तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है उसको या तो मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाएंगे या फिर पुलिस थाने का जो भी इंचार्ज है, जो भी भारसाधक अधिकारी है, उसके समक्ष ले जाया जाएगा। क्या कहती है धारा 56? ये कहती है कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी, वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी, वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब के बिना, यानी बिना किसी देरी किए हुए, कोई देरी नहीं करेगा, बिना देरी के, बिना अनावश्यक, जितनी जरूरत है उतनी देरी तो हो ही सकती है, ये नहीं है कि तुरंत ही किया जाएगा। मान लो अगर 10 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार किया तो आने जाने में जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही, और कोई अनावश्यक देरी नहीं की जाएगी। ये नहीं कि उसको बिठा लिया कहीं रास्ते में 4 घंटे ऐसी बातों में निकाल दिए, ऐसे नहीं, बिना किसी देरी के, बिना अनावश्यक विलंब किए क्या किया जाएगा। और जमानत के संबंध में उसके अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए जिसको गिरफ्तार किया गया उसको जमानत के जो भी प्रावधान है वो सारे बता दिए जाएंगे, जमानत के उपबंधों के अधीन रहते हुए। यानी अगर तुरंत जमानत लेने वाले मामले है तब तो तुरंत जमानत ली जाएगी, अगर जमानत नहीं लेने वाले मामले है तो फिर इसको आगे की प्रोसीडिंग की जाएगी। तो अनावश्यक विलंब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो भी मजिस्ट्रेट है, जो भी अधिकारिता रखता है, जिसके जुरिडिक्शन के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या जिसके जुरिडिक्शन के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया था, ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। ठीक है भाई, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अब ये क्या लिखा है, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा, या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। भाई पुलिस अधिकारी है, उसने अगर गिरफ्तार किया है तब तो उसको बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। या मान लो कोई और व्यक्ति है, कोई एक्स व्यक्ति है, प्राइवेट व्यक्ति है, उसने गिरफ्तार किया है किसी व्यक्ति को, वारंट के बिना गिरफ्तार किया है, तो वो क्या करेगा, वो ये थोड़ी है सीधा ही मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा, वो नहीं ले जा सकता। तो ऐसा प्राइवेट व्यक्ति जिसने बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, मान लो भाई को गिरफ्तार किया इस एक्स ने, तो ये क्या करेगा, ये बिना किसी देरी किए हुए उसे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लेके जाएगा। किसके समक्ष लेके जाएगा, पुलिस थाना का जो भी निकटतम पुलिस थाना है जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा अधिकारी है उसके पास ले जाएगा, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास ले जाएगा या इसको भेजेगा। या तो खुद लेके जाएगा या ये गिरफ्तार करने के बाद किसी को सौंप देगा जो इसको कह दिया इस थाने में इसको ले जाकर के पेश कर दो। तो या तो पुलिस अधिकारी करता है तब तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, गिरफ्तारी करने के बाद जमानत वगैरह नहीं होनी है तो उसको यहाँ लेके आ जाएंगे, या कोई भी अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो वो पुलिस अधिकारी के सामने लाएगा, फिर पुलिस अधिकारी आगे की प्रोसीडिंग करेगा, जमानत वगैरह होनी है तो उसके जमानत वगैरह करवा देगा, नहीं तो फिर उसको बिना किसी देरी के कहा ले जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। ठीक है, धारा 56 24 घंटे का टाइम दिया गया ना, वो सेक्शन 57 बताती है। सेक्शन 57 ये कहता है, सेक्शन 57 ये कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे से अधिक निरुद्ध, यानी डिटेन, निरुद्ध न किया जाना। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया ना उसको 24 घंटे से ज्यादा निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया ही किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उससे अधिक अवधि के लिए वृक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा, जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है। यानी जितना उस मामले की परिस्थितियों में उचित है उतना तो रख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रखेगा।
ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 के दिन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। अगर मजिस्ट्रेट का कोई विशेष आदेश है तब तो उस विशेष आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी, अदरवाइज उसे ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर अंदर उसे क्या किया जाएगा, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में 24 घंटे में वो अवधि निकाल दी जाएगी जो उसे यात्रा में समय लगा है, यानी गिरफ्तार करके यात्रा में जो समय लगा है ना, उस समय को निकाल दिया जाएगा। मान लो गिरफ्तार कर दिया और 6 घंटे तो उसे थाने में लाने में लग गए, यात्रा करने में लग गए, तो 6 घंटे का टाइम निकाल दिया जाएगा, उसके बाद 24 घंटा काउंट किया जाएगा। तो जो भी टाइमिंग है यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ करके 24 घंटे से ज्यादा नहीं होगा, उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर कोई मजिस्ट्रेट का कोई विशेष आदेश है तब उस आदेश के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 57 कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया उसे कम से कम यानी ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक ही पुलिस अपने पास रख सकती है। 24 घंटे के भीतर भीतर उसे कहाँ भेजा जाएगा, उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा सेक्शन 57 के तहत। ठीक है, सेक्शन 58 धारा 58 क्या कहती है? धारा 58 ये कहती है कि पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। सेक्शन 58 क्या कहती है? ये कहती है कि पुलिस थाने का भाषाधिक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश देने पर, भाई कोई भी पुलिस थाने का भाषाधिक अधिकारी है जो गिरफ्तार करता है इसे, वो किसको रिपोर्ट करेगा? जिला मजिस्ट्रेट को, डीएम को, यानी जिसको हम सीधा सीधा कहते हैं कलेक्टर। कलेक्टर तो तब होता है जो प्रशासनिक काम करता है, और जब वो क्रिमिनल आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई करता है तब उसका नाम डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो इस गिरफ्तारी की रिपोर्ट किसको करेगा? जिला मजिस्ट्रेट को करेगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अगर आपने कहीं नेम प्लेट देखी है तो उस पर लिखा जाता है कि श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला कलेक्टर तो तब वो प्रशासनिक काम करता है तब होता है, और जब वह ऐसे काम करता है तब वो जिला मजिस्ट्रेट होता है। तो किसको भेजेगी इसकी रिपोर्ट, किसको करेंगे? तो भाई इस जिला मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट की जाएगी। अगर जिला मजिस्ट्रेट ने किसी अन्य उपखंड क्षेत्र में किसी एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अगर निर्देश किया हुआ है तो फिर इसकी रिपोर्ट किसको की जाएगी? पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी गिरफ्तारी की रिपोर्ट एसडीएम को की जाएगी जो उसके क्षेत्राधिकार में आता है। तो कोई भी पुलिस थाने के भाषाधिक अधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को या उसके ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थाने की सीमाओं के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं दी गई हो। तो पुलिस अधिकारी ने अगर बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार किया है ना, चाहे उसकी जमानत हुई हो चाहे नहीं हुई हो, किसको रिपोर्ट करेंगे? जिला मजिस्ट्रेट को करेंगे। अगर जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ है कि भाई आपके क्षेत्राधिकार में अगर कोई मामला होता है तो आप वहीं के ही एसडीएम को दे देना, तो फिर ऐसा पुलिस अधिकारी क्या करेगा? जिस जिसको गिरफ्तार करेगा उन सब की रिपोर्ट इस एसडीएम को या उपखंड मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट करेगा। उसको बताएगा कि आज हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, आज हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इसकी जमानत होगी, इसको कोर्ट में पेश कर दिया। यानी जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा इसकी सूचना इनको दी जाएगी। ठीक है, तो एक सूचना इनके पास भी आती है, इनको भी रिपोर्ट की जाती है। जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनको कहते हैं, इनको भी दी जाएगी सूचना। ठीक है, धारा 58। अब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है क्या उसका उन्मोचन हो सकता है? क्या उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है क्या? तो जो भी पकड़ा गया व्यक्ति है, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन, भाई कई बार मान लो पुलिस ने ऐसे ही पकड़ लिया, गलती से पकड़ा गया, तो फिर क्या प्रोसेस होगी? तो पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन, धारा 59। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंद पत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा। या तो ये स्वयं बंद पत्र दे दे, स्वयं बॉन्ड भर दे तो हो सकता है, या ये जमानत दे दे
तो हो सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट कोई विशेष आदेश करे तो फिर क्या हो सकता है, इस इसको छोड़ा जा सकता है। उन्मोचन का मतलब होता है मुक्त करना। उन्मोचन का मतलब क्या होता है, मुक्त करना, उसको छोड़ना। तो पकड़ा गया कोई व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया पुलिस अधिकारी ने, उसको छोड़ा जाएगा। तो कैसे छोड़ा जाएगा, या तो उसने स्वयं अपना बॉन्ड भर दिया है, भाई खुद की जमानत राशि दे दिया। भाई पुलिस कई बार कहते हैं ना, भाई 1 लाख रुपए के जमानत पर छोड़ा है खुद के बॉन्ड पर, तो अगर वो खुद का एक बॉन्ड भर देता है तब भी छोड़ सकते हैं, उसका उन्मोचन कर सकते हैं। अगर उसने जमानत पेश कर दी अपनी, अगर जमानत हो रही है, जमानत पेश कर दिया तो उसको छोड़ा जा सकता है। या मजिस्ट्रेट ने कोई विशेष आदेश दिया है उसको उन्मोचन करने का, तो पुलिस अधिकारी उसका उन्मोचन करेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। सेक्शन 59। सेक्शन 60, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 60 क्या कहता है कि जिस व्यक्ति को क्या किया है, निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। अगर मान लो किसी को गिरफ्तार किया है और वो छुड़ा करके भाग जाता है, तो पुलिस अधिकारी को पावर दी गई है सेक्शन 60 के तहत, अगर कोई गिरफ्तार किया गया है और वो गिरफ्तार पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा से निकल भागा है, छुड़ा के भाग जाता है ना, कुछ साथ में हथकड़ी भी लेके चले जाते हैं, तो अगर कोई निकल भागा है ऐसी अभिरक्षा में से, तो उसका पीछा करके क्या कर सकता है, इसको फिर से पकड़ सकता है। तो धारा 60 ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागा है, यानी लीगल तरीके से उसको कस्टडी में रखा हुआ था और वो कस्टडी से निकल भागा है, या छुड़ा लिया जाता है, या मान लो 4 लोग आए और पुलिस से छुड़ा करके ले गए, तो या तो वो खुद निकल के भागा है या किसी ने उसे छुड़ा लिया है पुलिस अभिरक्षा से, तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, जिसकी कस्टडी में था उससे निकल भागा है, तो वो क्या कर सकता है, या छुड़ाया गया है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। भाई मान लो पुलिस अधिकारी है, ये एक्स पुलिस अधिकारी है और इसके गिरफ्त में ए नामक व्यक्ति था, ए को गिरफ्तार कर रखा था एक्स नामक पुलिस अधिकारी ने, और बी सी डी आते हैं और ए को छुड़ा के ले जाते हैं। तो इस ए एक्स की ये ड्यूटी है कि वो इसका पीछा करे और पीछा करते करते चाहे पूरे भारत में घूम ले, इसको गिरफ्तार किया जाएगा, पीछा करके इसका गिरफ्तार किया जा सकता है। या को छुड़ा ले जाता है तो उसको पीछा करके उसे वापस से क्या कर सकता है, गिरफ्तार करने की शक्ति सेक्शन 60 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को दी गई है। तो यहाँ जरूरी नहीं कि पुलिस अधिकारी का ही है, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा व्यक्ति था, वो प्राइवेट व्यक्ति की अभिरक्षा में उससे अगर छुड़ा के भाग गया तो वो भी पीछा करके वापस से उसको पकड़ सकता है। तो सेक्शन 60 कहता है कि निकल भागने पर पीछा करके फिर से पकड़ लेने की शक्ति यहाँ दी गई है। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़ा लिया जाता है, तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से निकल भागा है या छुड़ाया गया है उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे फिर से गिरफ्तार कर सकता है। उप धारा 1 के दिन गिरफ्तारियों को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो। यानी सेक्शन 47 के नियम भी इसको लागू होंगे, क्योंकि सेक्शन 47 में बताया गया है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करता है ना, तो वो उस पर भी ये नियम लागू है। अगर प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार किया तो वो उससे छुड़ाकर भाग गया है या निकल भागा है कस्टडी से, तो वो भी पीछा करके क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है, पीछा करके उसको फिर से पकड़ सकता है। धारा 60A सेक्शन 60A क्या कहती है, सेक्शन 60A कहता है कि गिरफ्तारी सर्वथा संहिता अनुसार की जाएगी। यानी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी हमेशा संहिता के अनुसार की जाएगी। यानी इस संहिता में जो प्रोविजन बताए गए हैं उसी तरीके से गिरफ्तारी की जाएगी, इनके अलावा गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इस संहिता के प्रावधानों की यानी सीआरपीसी के प्रावधानों में या कोई और किसी विधि के अंदर कोई प्रावधान किया गया है तो उसी विधि के अधीन गिरफ्तारी की जाएगी, किसी और आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो सेक्शन 60A ये कहता है
कि जो गिरफ्तारी है वो इस संहिता के यानी सीआरपीसी के प्रावधानों के अधीन या किसी और अन्य विधि में अगर कोई गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान है तो उन विधियों के अधीन ही गिरफ्तारी की जाएगी, अन्य किसी प्रकार से गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये जो अध्याय 5 था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अध्याय 5। अध्याय 6 में है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। भाई हाजिर होने के लिए वापस उनको अगर कभी कोर्ट में थाने में कभी पेश करवाना है ना, तो उसको विवश करने के लिए जो ऑर्डर है वो जारी किए जाते हैं, उसकी बातें की गई है। तो चैप्टर 5 में 41 से लेके 60A तक की जो धाराएं थी, 41 से लेकर के 60A तक की जो धाराएं थी उनका हमने अध्ययन किया और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस 41 से लेकर के 60 तक के लगभग 3 या 4 वीडियोज हैं। अगर फिर कभी देखना पड़े तो यूट्यूब पर मैंने 2-3 अपलोड कर दिए, चौथा ये कर देंगे, तो सारे प्रोविजन वहां भी आपको फिर से मिलेंगे। आप रिविजन करना चाहो तो कभी भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।